केबिथ हिंद क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के निर्धारकों का अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व का निर्धारण आखिर कैसे होता है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा उसका व्यक्तित्व है वो कैसे बन जाता है, तो उसके कुछ निर्धारक होते हैं। लेकिन इन निर्धारकों को पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी आखिर है क्या और पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के प्रकार का अध्ययन नहीं किया है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आप व्यक्तित्व के निर्धारकों को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में व्यक्तित्व के निर्धारकों का अध्ययन करेंगे। इनको व्यक्तित्व के निर्धारक कारक भी कहते हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो कारक करके भी प्रश्न आ सकता है और निर्धारक करके भी प्रश्न आ सकता है। तो व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले दो कारक होते हैं या दो निर्धारक होते हैं, जैविक निर्धारक और पर्यावरणीय निर्धारक। जैविक निर्धारक जिनका आज हम इस वीडियो में यानी आज की क्लास में जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरणीय निर्धारक जो है वो उसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, वहाँ पर हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। जैविक निर्धारक यानी कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, इनको आनुवंशिक कारक भी कहते हैं क्योंकि ये वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, ठीक है, माता पिता के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें आनुवंशिक कारक कहते हैं। और ये शरीर से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें जैविक निर्धारक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शरीर रचना या शरीर गठन, स्वास्थ्य, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, स्नायु संस्थान और बुद्धि आते हैं। अब हम इनको एक एक करके इनका अध्ययन कर लेते हैं, एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है शरीर रचना या शारीरिक गठन। हमारा फिजिक कैसा है? शरीर रचना से तात्पर्य व्यक्ति के रंग, रूप, मुखाकृति, लंबाई, उसके लिंग से, यानी लड़की है कि लड़का है। शारीरिक गठन कैसा है उसका? व्यक्ति मोटा है, पतला है या सुडौल है, इनसे संबंधित होता है। मतलब शरीर रचना से ये तात्पर्य होता है। व्यक्तित्व विकास में शरीर रचना का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले किसी व्यक्ति के शारीरिक गुणों से ही प्रभावित होते हैं। व्यक्ति अगर सामने आता है तो वो अपने शरीर के साथ ही सामने आता है। शरीर रचना से संबंधित सभी शील गुण आनुवंशिक होते हैं, यानी कि वंशानुगत होते हैं, हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। अगर हम एक सामान्य बात करें तो होता यह है कि जो गोरे माता पिता होते हैं उनके बच्चे गोरे और सांवले माता पिता के बच्चे सांवले होते हैं। इसी तरह से लंबे माता पिता के बच्चे लंबे और नाटे माता पिता के बच्चे नाटे होते हैं। ये मैं यहाँ पर एक जनरली बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा गोरे माता पिता के बच्चे गोरे या फिर लंबे माता पिता के बच्चे लंबे होते हैं। कई बार गोरे माता पिता के बच्चे सांवले या सांवले माता पिता के बच्चे गोरे होते हैं, क्योंकि जो वंशानुक्रम होता है इसमें माता पिता के अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे और पूर्वज होते हैं उनसे भी ये गुण प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा केवल वंशानुक्रम ही इसको प्रभावित नहीं करता, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से भी मिलती हैं, वातावरण से भी मिलती हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जो भी शारीरिक गुण होते हैं उनका डेफिनेटली प्रभाव मानसिक गुणों पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि जो बच्चे या व्यक्ति गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, आकर्षक होते हैं, उनके माता पिता, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार उनके साथ काफ़ी अनुकूल व्यवहार करते हैं, यानी हमेशा उनको पॉजिटिव बिहेवियर मिलता है, सभी स्तरों पर उनकी प्रशंसा की जाती है। ऐसे बच्चे व व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं और उनमें आत्मविश्वास, श्रेष्ठता की भावना, सामाजिकता आदि गुणों का विकास होता है। दूसरी ओर नाटे, मोटे, काले, अपंग या विकृत शरीर रचना वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनके प्रति लोग उपेक्षित व्यवहार करते हैं। ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो होते हैं वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनमें आत्महीनता की भावना आ जाती है, वे संकोची हो जाते हैं और उनमें एकाकीपन के गुण विकसित हो जाते हैं।
ऐसे बच्चे आगे चलकर क्षतिपूर्ति के रूप में जीवन के किसी क्षेत्र में अपूर्व उपलब्धि प्राप्त करते हैं या फिर अपराधी भी बन सकते हैं। मतलब ये कि ये जो उपेक्षा होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूपों में हो सकती है। आत्महीनता के कारण बच्चा बाल अपराधी भी बन सकता है और ये भी हो सकता है कंपनसेशन के तौर पर, क्षतिपूर्ति के तौर पर, कि अगर मैं बहुत बाहर से अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो अपने अंदर कोई ऐसी क्वालिटी, ऐसा गुण विकसित करूं कि समाज में मुझे बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तो ऐसे जो होते हैं वो अपूर्व उपलब्धि प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनमें कोई ना कोई शारीरिक कमी थी, ठीक है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, कवि, लेखक या और बहुत महान कार्यों को करने वाले व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक कमी से ग्रस्त रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का उसके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि विभिन्न कार्यों को करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना ज़रूरी होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। वहीं अगर शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है तो वो अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। तो स्वास्थ्य जो है व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी स्राव निकलता है उसे हार्मोन्स कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ पर हम ग्रंथियाँ जो होती हैं उनसे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं या वो ग्रंथियाँ किस प्रकार से काम करती हैं या उसकी क्या रचना है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा एक वीडियो अलग से बनाया है मैंने, जहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित होती हैं, क्या काम करती हैं, उन सब के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ पर हम केवल इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ती हैं, यानी उसके शारीरिक और मानसिक गुणों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। हम प्रत्येक ग्रंथि को अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि। तो ये ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में स्थित होती है और इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो कि हमारे शरीर के विकास को प्रभावित करता है। ये ग्रंथि जब इसमें अधिक सक्रियता होती है तो पीयूष ग्रंथि की अधिक सक्रियता के कारण शरीर के आकार में असामान्य वृद्धि होती है, यानी व्यक्ति जो होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। भीमकायता के लक्षण उसमें दिखाई पड़ते हैं और अधिक सक्रियता के कारण जो व्यक्ति होता है वो आक्रामक और झगड़ालू व्यवहार वाला होता है। अगर ये ग्रंथि कम सक्रिय होती है तो इसकी कम सक्रियता के कारण व्यक्ति में बौनापन दिखाई देता है, यानी उसका शारीरिक वृद्धि जो है वो रुक जाती है। इसके साथ ही साथ उसका जो शारीरिक गठन होता है वो कुरूप होता है, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों में संतुलन नहीं होता। हो सकता है उसका सर बड़ा हो और शरीर का आकार जो है वो अलग हो, तो इसलिए कुरूप शारीरिक गठन हो सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति मंदबुद्धि, डरपोक और कायर हो जाता है। थायराइड ग्रंथि जो कि गले में स्थित होती है, इस ग्रंथि की कम सक्रियता के कारण व्यक्ति में बौनापन दिखाई देता है, साथ ही व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। अगर बचपन में ही थायराइड ग्रंथि जो है वो कम सक्रिय हो तो जो बच्चा होता है उसकी हाइट नहीं बढ़ती, उसमें बौनापन दिखाई पड़ता है, साथ ही उसकी मानसिक शक्तियाँ जो होती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती, तो वो मानसिक रूप से दुर्बल रह जाता है। उसकी जो स्मृति होती है वो पावरफुल नहीं होती, कमज़ोर होती है, चीज़ों को भूलने वाली हो जाती है, साथ ही वो चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता, ध्यान नहीं दे पाता और ना ही वो चिंतन कर पाता है, उस चिंतन में व्यवधान आता है। और अगर ये ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है तो लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है वो चिड़चिड़ा, चिंतित और तनावग्रस्त रहता है। थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, उसकी जब अधिकता हो जाती है तो प्राणी काफ़ी जोशीला और सक्रिय रहता है। पैराथायराइड ग्रंथि जो कि थायराइड ग्रंथि के पास स्थित होती है, इसकी अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्ति शांत और मंद स्वभाव का होता है
और जब ये ग्रंथि कम क्रियाशील होती है तो उसके कारण व्यक्ति अधिक उत्तेजित हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है और इसके दो भाग होते हैं, बाह्य भाग और आंतरिक भाग। बाह्य भाग कम सक्रिय होता है तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन दिखाई पड़ता है, वो उदास रहता है और कमज़ोर रहता है। और अगर ये भाग अधिक सक्रिय होता है तो उसकी अधिक सक्रियता के कारण स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ का निकलना जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आंतरिक भाग से निकलने वाला हार्मोन अगर ज़्यादा हो, यानी ग्रंथि की सक्रियता कम हो, ठीक है, आंतरिक भाग से निकलने वाला जो हार्मोन है वो कम हो, क्योंकि ग्रंथि कम सक्रिय होगी तो जाहिर सी बात है हार्मोन कम निकलेगा। तो उसकी वजह से संवेगात्मक परिस्थिति से प्राणी समायोजन नहीं कर पाता है। और ये ग्रंथि अगर अधिक सक्रिय होती है, जो भाग है आंतरिक वो अगर अधिक सक्रिय होता है तो प्राणी अधिक उत्तेजित और एक्टिव रहता है। पैंक्रियाज, ये ग्रंथि आमाशय के नीचे स्थित होती है और इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि हमारे ब्लड में चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब इंसुलिन की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो शरीर में चीनी की मात्रा कम हो जाती है और चीनी ही हमें एनर्जी देती है, तो जिससे व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी थका थका रहता है। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर शरीर में शक्कर यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति डायबिटीज़ का रोगी हो जाता है। जनन ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ स्त्रियों में स्त्रियोचित और पुरुषों में पुरुषोचित गुणों का विकास करती हैं। अगर ये ग्रंथियाँ ठीक से काम ना करें तो स्त्री पुरुषों में विभिन्न प्रकार की यौन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, जिनका उनके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्नायु संस्थान की। जिस व्यक्ति का स्नायु संस्थान जितना अधिक विकसित और जटिल होगा, उसकी मानसिक क्रियाएं उतनी ही अधिक विकसित होंगी, क्योंकि स्नायु संस्थान जिसमें कि मस्तिष्क और सुषुम्ना भी आते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्नायु संस्थान का ही एक भाग होता है। तो मस्तिष्क और सुषुम्ना के कारण व्यक्ति अपनी विभिन्न क्रियाओं को करता है। शारीरिक मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वो स्नायु संस्थान के द्वारा ही संपन्न होती हैं। तो जितना ज़्यादा स्नायु संस्थान विकसित और जटिल होगा, मानसिक क्रियाएं उतनी ही ज़्यादा विकसित होंगी और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी बुद्धि और समायोजन क्षमता ज़्यादा होती है। बुद्धि अधिक होने के कारण ज्ञानार्जन अधिक होगा और व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न कार्यों को अच्छी तरीके से संपन्न कर पाएगा, साथ ही अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाएगा। समायोजन क्षमता अधिक होने पर व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से समायोजन कर सकता है और निश्चित रूप से जो व्यक्ति समायोजन करता है वो सफल होता है। बुद्धि व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनकी मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं और वो व्यक्ति विभिन्न कार्यों को उत्तम तरीके से कर सकते हैं, साथ ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। उन्हें समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसके विपरीत मंदबुद्धि और बुद्धिहीन व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों के सामने उत्तम तरीके से नहीं रख पाते और ना ही विभिन्न कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकते हैं। उनकी मानसिक शक्तियाँ विकसित नहीं होती हैं, जिससे वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असफलता प्राप्त करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले जैविक कारकों के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले वातावरणीय कारकों का यानी पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दोनों कारकों से मिलकर बनता है, यानी कुछ % जैविक कारक होते हैं और कुछ % वातावरणीय कारक होते हैं। इसीलिए आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को क्या कहा है, शारीरिक, ठीक है, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों शील गुणों का योग होता है व्यक्तित्व। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।